ऑल राइट, सो अगस्त ऑफर से हम स्टार्ट कर रहे थे, तो देवर रिवर्सल्स, यस और नो? हिटलर हिटलर आ गया था कि नहीं? ही हैड कैप्चर्ड फ्रांस एंड फ्रांस हैड फॉलन. यस. सो अगस्त ऑफर, दैट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त 1940. एंड यहाँ पर इंडियन कोऑपरेशन लेना था. सो ये अमेरिकन ने भेजा था क्या? अमेरिकन अभी तक आए नहीं थे वॉर में. पर्ल हार्बर में एक साल जो था, एक डेढ़ साल बचा हुआ था. पर्ल हार्बर हैपेंड इन 1941. ओके. सो इसमें कौन था? लॉर्ड लिथिगो था. एंड इसमें जो था, डोमिनियन स्टेटस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफर किया गया. डोमिनियन स्टेटस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ओके. एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव था कि आफ्टर द वॉर वी विल बी ऑफरिंग यू द डोमिनियन स्टेटस. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होगा. And primarily Indians will decide the constitution subject to the minority consent. Yes. और इसमें था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओवरऑल कंट्रोल किसके पास रहेगा? ओवरऑल कंट्रोल जो है ब्रिटिश के पास रहेगा. लेकिन डोमिनियन स्टेटस वाज ऑफर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. यस. उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो है, ऐसा कुछ नहीं था इंटरिम गवर्नमेंट का. एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी देयर. एंड देयर विल बी मोर इंडियंस. मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस होगा क्या मोर इंडियंस होगा? मोर इंडियंस होगा. ओके. एंड वॉर एडवाइजरी काउंसिल जो है उसको भी प्रपोज किया गया टू गिव देम सम सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल. उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स जो है उसमें नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड अगेंस्ट द विल ऑफ माइनॉरिटीज. ओके. सो यहाँ पर एक इम्प्लिसिट वीटो जो है, एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट वीटो जो है वो दिया गया. and implicitly considered the possibility via minority veto, but it was rejected by the league. लीग ने क्या कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है. क्यों नहीं मंजूर है दोस्त? बिकॉज एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्या लाहौर डिक्लेरेशन के मूड में थे ये लोग. लाहौर डिक्लेरेशन के. यस. सो प्रिंसली स्टेट की अगर बात करेंगे, सो दिस वुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. एंड डिफेंस का कंट्रोल था, इट वाज रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रिस्पॉन्स था, दे रिजेक्टेड द डोमिनियन स्टेटस. ऑब्वियसली हम क्या 11 साल से कुछ और कह रहे थे क्या? कांग्रेस एंड लीग बोथ रिजेक्टेड. ओके. हम 11 साल से कुछ और कह रहे थे, पूर्ण स्वराज चाहिए एंड माइनॉरिटी वीटो चाहिए. ओके. एंड नो इमीडिएट पावर ट्रांसफर. उसके वजह से ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सेड की हमें मंजूर नहीं है. और माइनॉरिटी वीटो इंपॉर्टेंट था क्या फॉर द कांग्रेस? क्योंकि उसको कास्ट हिंदू की पार्टी बनाई जा रही थी. सो सेइंग दैट वी आर नॉट द, इस तरीके से अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. सो यू आर मेकिंग मुस्लिम लीग द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द Muslims. That is not something. Okay, so Muslim League, they rejected this vague offer, although they welcomed the minority veto provision. It did not explicitly concede Pakistan, so that is what they were looking for after the Lahore Declaration, and that's why this failed. उसके बाद हमारे पास क्या है? क्रिप्स मिशन है. सो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था? दिस केम इन मार्च 1942. अब ये क्यों आया था? बिकॉज जापान आ गया था, सिंगापुर और बर्मा तक कैप्चर कर लिया था. ओके. सो इसमें था कि सिक्योर इमीडिएट सपोर्ट ऑफ द इंडियंस, सो दैट व्हेन इमिनेंट था जापानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया, सो उसमें जो है इंडियंस सपोर्ट करे किसको? ब्रिटिश को. तो यहां पर क्या कहा गया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया. एंड यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस वाज अगेन प्रॉमिस्ड. तो क्या अगेन पोस्ट डेटेड चेक दिया गया? अ पोस्ट डेटेड चेक अगेन. यस. पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है? जो चीज हम आपसे 20 साल पहले मांग रहे थे वो आप आज दे रहे हैं, है ना? ओके. सो दे प्रॉमिस्ड आफ्टर द वॉर विद द राइट टू secede from the Commonwealth, and constituent assembly will be set up after the war, and members they will be elected by provincial assemblies and nominated by princely states. So क्या ये यही चीज हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था? ओके. एक्चुअल. यस, गांधी जी का लाइन था वो, पोस्ट डेटेड चेक. ओके.
और यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट जो है इट इट प्रपोज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट डिफेंस पोर्टफोलियो जो है वो इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पास रहेगा टिल द वॉर इज ओवर। जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है ब्रिटेन के पास रहेगा। और माइनॉरिटी राइट्स की अगर हम बात करें, सो प्रोविंसेस विच वेर अनविलिंग टू ज्वाइन द न्यू यूनियन कुड ऑप्ट आउट एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। तो क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात की गई, दैट द प्रोविंसेस विच वेर नॉट हैप्पी दे कैन फॉर्म, है ना, तोड़ सकते थे यूनियन को। और उसके बाद राइट ऑफ प्रोविंसेस टू सिसीड जो है इट सॉर्ट ऑफ ऑफर्ड पाकिस्तान। जो सेशन की बात की गई यहाँ पर पाकिस्तान को जो है एक तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली इनेबल कर दिया। सो प्रिंसली स्टेट्स वुड नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये क्वेश्चन था 2022 में, दैट प्रिंसली स्टेट्स विल नॉमिनेट। यूपीएससी ने क्या लिख दिया था, इलेक्ट। ओके, सो प्रिंसली स्टेट वुड नॉट elect, princely states would do what, they will nominate. Okay, so defense control was to be retained by the British during war, and इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। और जो नॉमिनेशन है बाय द प्रिंसेस, दैट वाज नाउ, ओके, दैट वाज समथिंग दैट वाज अनडेमोक्रेटिक। तो क्या अब प्रजामंडल को सपोर्ट स्टार्ट हो गया था कांग्रेस का? कांग्रेस प्रजामंडल सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था, यस। ओके, and defense control was to be retained by the British. That was also something that was not. And Muslim League का response क्या था? Although they welcomed it, लेकिन they rejected it. Why? Because mechanism for succession was not clear. Okay, mechanism जो था secede करने का, that was not clear how Pakistan would be there, and they feared it might never materialize. एंड दे वांटेड एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान। तो क्या मुस्लिम लीग को ये था कि प्रोविंसेस को सिसीड करने का पावर दिया गया था ना, प्रोविंसेस को? सो इनको पता था ना कि इनका सपोर्ट कुछ नहीं है, किसी भी प्रोविंस में इनके पास 100% सपोर्ट नहीं है। तो ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश बोल दे, ब्रिटिश अपने तरफ से कह दे कि पाकिस्तान बन रहा, बिकॉज इनको पता है कि इनका जो बैकग्राउंड है उसके वजह से जाहिल टाइप के हैं, तो इनका मुस्लिम प्रोविंसेस में इनको सपोर्ट नहीं है। सिंध, पंजाब, NWFP, वहां पर भी जो है कांग्रेस और दूसरी पार्टीज, दे वेर गेटिंग द नंबर्स। आउटकम क्या था, फेल हो गया, एंड इट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेवल प्लान की, तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस था। तो लॉर्ड वेवल थे इस समय, उन्होंने बुलाया था सबको शिमला में। सो ड्यूरिंग व्हेन द वॉर वाज एंडिंग इन यूरोप, सो जब एंड हो रहा था यूरोप में, तो कहाँ फिर किस किस बात का सपोर्ट चाहिए था? जब एंड हो रहा था तो फिर ये अमेरिकन ने भेजा था किस बात के लिए? एशिया में अभी भी चल रहा था, अभी भी देयर वाज अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड द सरेंडर। यस, ओके, सो यहाँ पर जो था पॉलिटिकल डेडलॉक को ब्रेक करना था, एंड लॉर्ड वेवल वाज द वाइसरॉय, लिमलित को चला गया था। एंड यहाँ पर जो है डोमिनियन स्टेटस अगेन क्या फिर से दिया गया इम्प्लिसिटली, कि पोस्ट वॉर जो है हम लोग करेंगे। इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द वॉर, एंड दिस वाज नॉट द फोकस ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। एंड दे introduced a new executive council with balanced representation between caste, Hindu and Muslim, and this will function under the existing constitution। तो existing constitution का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। माइनॉरिटी राइट्स की अगर हम बात करें, सो वेवल्ड एम्ड फॉर पैरिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द काउंसिल, एंड द टॉक्स फेल्ड। व्हाई? बिकॉज लीग वाज इंसिस्ट कर रहा था दैट कांग्रेस शुड नॉट रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स, आई शुड बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम। तो क्या ये ठीक बात है? In Punjab, they had given the vote to the Unionist Party. In Sindh, they had not given the vote to them. And in NWFP also, the vote was not there. है ना? तो जितने एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं ईस्ट पाकिस्तान, जहां थोड़ा बहुत फेस सेविंग इनका परफॉर्मेंस था, और कहीं पर भी जो है इनको परफॉर्मेंस जो है इनका ठीक नहीं था। सो
Pakistan again was not explicitly offered, but league's demand at Shimla pushed towards it. They said कि हमें चाहिए. And princely states, they were not the primary focus of Shimla conference. And according to Wavell, commander in chief जो था वो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन कंसिस्टेंटली तीनों में अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और बाकी जो है उसमें अपने पास रखना चाह रहा था डिफेंस को. ओके. So Indian National Congress participated in this Shimla conference called by Wavell, but they rejected the league's claim to be the sole Muslim representative. And Muslim League also rejected this, saying कि I want to be the sole representative. Okay. So again, this was a failure. अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में. सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 लेबर गवर्नमेंट आ गई. तो जो चीज इनको डर था ये दे देंगे 1929 में साइमन कमीशन. तो आपको लगता है कि साइमन कमीशन एक तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि अगर 1927 में नहीं भेजते और अगर मान लो 1929 में आता तो हमें डोमिनियन स्टेटस उसी समय मिल जाता, बिकॉज द लेबर गवर्नमेंट वाज सिंपैथेटिक. डोमिनियन, हम डोमिनियन बन जाते उसी समय, और उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते इस तरीके से. एंड वी वुड हैव हेल्प्ड ब्रिटेन इन द वॉर विलिंगली बिकॉज ऑफ बीइंग अ डोमिनियन. है ना, उसी में खुश हो जाते हैं हम. सो एक तरीके से साइमन कमीशन डाल के क्या कंजर्वेटिव्स ने खुद इंश्योर किया कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए. ओके. सो यहाँ पर जो है ये किस लिए आ रहा था कैबिनेट मिशन प्लान, जो अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर. नाउ द ब्रिटिशर्स दे वर ऑफ द प्लान कि हमें अब निकलना है. एंड की ब्रिटिश फिगर इसमें कौन था? पेथिक लॉरेंस एंड स्टैफर्ड क्रिप्स ऑफ द क्रिप्स मिशन आल्सो केम एज पार्ट एज अ मेंबर, एंड एवी अलेक्जेंडर हु वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर. तो एक चीज आपको समझनी होगी, हु वाज द हीरो ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 इन ब्रिटेन. वर्ल्ड वॉर 2 का कौन सा पॉलिटिशियन हीरो था? इट वाज विंस्टन चर्चिल. एंड डिड चर्चिल विन द इलेक्शन आफ्टर द वॉर? चर्चिल हार गया. ओके. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट चर्चिल वाज हेल्ड एज अ हीरो ऑफ द वॉर, और जैसे ही वॉर खत्म हुआ एंड द इलेक्शंस वेर कॉल्ड, चर्चिल हार गया. ओके. सो क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी टाइप्स हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी टाइप, यस. इंदिरा गांधी टाइप्स. ओके. सो डोमिनियन स्टेटस जो है, इम्प्लिसिट गोल फोकस जो था वाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ पोटेंशियली यूनाइटेड इंडिया. तो यहां तक जो है पाकिस्तान नहीं था. यहां तक जो है पाकिस्तान नहीं था. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी फॉर्म्ड इमीडिएटली. कॉम्प्लेक्स इलेक्शन जो है प्रोविंशियल असेंबली का वो होगा, और 3 सेक्शन में, A, B और C, बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजोरिटी जो है. तो उसमें था 2 में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस को डाल के और एक में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस डाल दिया था. ग्रुपिंग की जा रही. तो ये ग्रुपिंग बड़ा प्रॉब्लमेटिक था फॉर द कांग्रेस. इस ग्रुपिंग के चलते दे थॉट कि दिस विल सॉर्ट ऑफ डिवाइड. सो इंटरिम गवर्नमेंट, yes, proposed 14 members representing all the major parties, and they aim to have significant power, but ultimately जो है वाइसरॉय के पास रहता. और माइनॉरिटी राइट्स का स्ट्रॉन्ग प्रोविजन था. एंड ग्रुपिंग ऑफ प्रोविजंस जो थे वो मुस्लिम मेजोरिटी के हिसाब से थे. तो दो ग्रुप्स में मुस्लिम मेजोरिटी और एक में आपका हिंदू मेजोरिटी था. सो प्रोविंसेस कुड रिकंसिडर ग्रुप चॉइस आफ्टर 10 years. सो क्या इसलिए लग रहा था उनको, इसलिए लग रहा था कि ग्रुपिंग सिस्टम इज सीन एज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर पाकिस्तान. ओके. सो दे एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान. जो है वो एक्सप्लिसिट रिजेक्शन हुआ था. तो वाई देन, जब 1946 तक ब्रिटिशर्स मना कर रहे थे कि हम नहीं देंगे पाकिस्तान, देन व्हाई डिड द पार्टीशन हैपन? डायरेक्ट एक्शन डे, द वायलेंस that happened from direct action day. Yes. Okay, so princely states, paramountcy would not be transferred, and states would negotiate their relationship with their successor. And defense control जो है, it would to be remained with the British, and after the independence it would be transferred to the new nation.
And Indian National Congress accepted this, but later rejected interim government proposal, then joined and then withdrew their assent to grouping. तो ग्रुपिंग जो है, ग्रुप बनाना ए बी सी में, ये इनको मंजूर नहीं था। बाकी सब चीज मंजूर थी, लेकिन ये जो ग्रुपिंग था वो इसको मंजूर नहीं था। मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था? जो दे एक्सेप्टेड द प्लान इनिशियली बिकॉज दे सॉ द ग्रुपिंग एज स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट लेटर दे विथड्रू देयर एक्सेप्टेंस एंड देन दे कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। ओके, आउटकम क्या था? सो दे फेल टू प्रिवेंट पार्टीशन एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंफ्लिक्ट रिडन इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, सो क्या जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसमें लीग के मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के मेंबर्स, जिसमें ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे नेहरू, ही वाज द सेकंड इन कमांड आफ्टर द वाइसरॉय। यस, एंड उसमें हम देख रहे थे कि फिनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज देयर एंड द लीग मेंबर्स दे वर कोऑपरेटिंग विद द कांग्रेस। यस और नो? दे वर नॉट कोऑपरेटिंग। उनका पूरा काम यही था क्या? इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करना, टू स्टॉप इट्स फंक्शनिंग फ्रॉम विद इन। यस, okay. So this paved the way for partition direct action day. It was not the cabinet mission plan. Till the cabinet mission plan, there was no explicit Pakistan. Okay. Then happened what? India Independence Act. और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो 1946 का था, एंड कैबिनेट मिशन इट फेल्ड, वायलेंस एस्केलेटेड एंड माउंटबेटन प्लान जो है इट वाज एक्सेप्टेड। सो लीगल फ्रेमवर्क और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो माउंटबेटन प्लान के अंदर था। और इस समय क्लेमेंट एटली जो थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। एटली डिक्लेरेशन था, एटली डिक्लेरेशन वाज द इंडिपेंडेंस के लिए था। एंड व्हेन डिड दे से दैट वी विल लीव इंडिया? कब ये कहा उन्होंने कि हम इंडिया लीव कर देंगे? 1948 जुलाई। यस, सो क्या ये पैनिक सेट कर गया इन नेहरू दैट द ब्रिटिशर्स दे विल लीव विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर? सो ही एक्सेप्टेड पार्टीशन। यस, ओके। Dominion status was granted immediately to India and Pakistan as independent dominion। और कब तक रहता? पाकिस्तान में 1956, इंडिया में 1950। Constituent Assembly, so existing Constituent Assembly was recognized as sovereign for India and separate one for Pakistan। एक एक Constituent Assembly जो है वो था, and they were free to draft any constitution without British supervision। नो प्रोविजन, ओके, यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट का था, पावर जो है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया गया टू बोथ द नेशंस। एंड एग्जिस्टिंग इंटरिम गवर्नमेंट जो है दे आल्सो फॉर्म द फर्स्ट डोमिनियन कैबिनेट इन बोथ द कंट्री। और माइनॉरिटी राइट्स जो थे इट एड्रेस मेनली थ्रू पार्टीशन, एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन अग्रीमेंट्स हुआ था, लेकिन कोई एक्सप्लिसिट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन अग्रीमेंट नहीं था। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त ऑफर the Britishers they were trying to place minority vetoes, but finally जब उन्होंने ट्रांसफर किया पावर को, then what happened? इस तरीके का कुछ नहीं हुआ। ओके, एंड पार्टीशन इसमें तो एक्सेप्ट हो ही गया था बिकॉज डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसके थ्रू आपका व्हाट वी सी इज दैट ट्रांसफर ऑफ पावर हैड हैपेंड। ओके, ओके, ये सारा हम लोग कर ले, ऑलमोस्ट अब तो खत्म ही हो गया। तो सारा, कैन वी डू ऑल द tables that I had sent you for modern history? Okay. All right. So let us talk about the Indian National Congress sessions. So इसमें क्या है?
1885 का जो साल है, सबसे पहले बॉम्बे में सेशन हुआ था। एंड वोमेश चंद्र बैनर्जी जो है, तो भाई मतलब ये इनका नाम देख रहे हो, ब्रिटिशर्स किस तरीके से दे यूज टू बुचर कानपुर को कानपुर, है ना। सो चुंदर नाम रख दिया था इनका, वोमेश चुंदर बैनर्जी। एंड फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी जो है यहाँ हुआ था, और सेल्फ गवर्नेंस सिविल राइट्स जो है इस पे था 1886 में कैलकाटा। एंड दादा भाई नारोजी जो थे, सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव रिटन, ये पता है कहाँ से लिया मैंने? दिस इज फ्रॉम कांग्रेस वेबसाइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेबसाइट। सो 1886 में कैलकाटा में सेशन था, एंड दादा भाई नारोजी, so he emphasized economic critique of British rule and demand for Indian representation in British Parliament। 1887 मद्रास, इसमें सैयद बदरुद्दीन त्याबजी, सो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, एंड ही स्ट्रेस्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल, द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, एंड ही डिस्कस सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। 1889 में, सो क्या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म था? 21 years old to 19 years old, that was something that has to be done. The age, that was a very big problem. So Bombay, Sir William Wedderburn was there। Calcutta में फिरोज शाह मेहता, he became for the very first time। उसके बाद then नागपुर में था पी आनंद चारलू। ओके, सो पी आनंद चारलू को आप किसके थ्रू जानते हैं? यू नो पी आनंद चारलू फॉर पब्लिशिंग समथिंग, और डूइंग समथिंग एल्स, यस, ऑर्गेनाइजेशन। मद्रास महाजन सभा बनाया था उन्होंने। ओके, मद्रास महाजन सभा, यस, ऑलराइट। सो उसमें कौन कौन थे? पी आनंद चारलू, ओके, और रामास्वामी मुदलियार, एंड पी आर नायडू, यस। मद्रास महाजन सभा जो है वो बना था। ओके, एंड देन इलाहाबाद में उमेश चंद्र बैनर्जी का के अंडर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट को वेलकम किया गया। लेकिन क्या खुश थे मॉडरेट्स इससे? दे वर नॉट हैप्पी। ओके, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वर लुकिंग फॉर। ऑल राइट। सो दादा भाई नारोजी के समय लाहौर में यहाँ पर पहली बार स्वराज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। ओके, अल्फ्रेड वेब जो है 1894 मद्रास में, सो इट हाईलाइटेड पुअर्टी। तो पुअर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी किताब है? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है आरसी दत्त का, और ये है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ दादा भाई नारोजी, यस। देन इसमें से जो है पूना में कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलते जाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कैलकाटा में रहमतुल्लाह एम सयानी वाज देयर। सो 1896 कैलकाटा में नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इट वाज संग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, सो आज भी वही है नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो जन गण मन कब गाया गया था? जन गण मन अगर आप देखेंगे तो यहाँ गाया गया था कैलकाटा में 1911 में। ओके, उसके बाद अमरोटी में सी शंकरन नायर के अंडर फेमाइन रिलीफ था। तो फेमाइन रिलीफ से रिलेटेड क्या था? क्या उसने काम किया था इस पे? करजन ने। और उसके बाद स्ट्रैची कमीशन था लिटन के समय, स्ट्रैची कमीशन, लयाल कमीशन, यस, वेरी गुड। मद्रास में आनंद मोहन बोस वाज देयर, एंड ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सो आनंद मोहन बोस को आप किससे जानते हैं? ही वॉज पार्ट ऑफ विच, कौन से इंडिया एसोसिएशन, वेरी गुड, ओके। सो किस ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे आप इनको जानते हैं? सो ये ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज, यस, साधारण ब्रह्मो समाज के ये थे। एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन्होंने फाउंड किया था, को फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यस। उसके बाद लखनऊ में आरसी दत्त थे। सो आरसी दत्त को हम किस लिए जानते हैं? व्हाई डू वी नो आरसी दत्त? वी नो आरसी दत्त फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यस। उसके बाद जो है
ही एडवोकेटेड फॉर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन दिस लखनऊ सेशन। फिर लाहौर में हुआ था, जहां एनजी चंद्रवाकर थे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कैलकाटा में दिनशॉ वाचा था। गांधी पहली बार आए थे। सो 1901, प्लीज रिमेंबर दिस, इन 1901 कैलकाटा सेशन गांधी जी पहली बार आए थे, एंड ही अटेंडेड द सेशन। ओके। देन 1902 अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वाज देयर, एंड ही एडवोकेटेड फॉर स्वदेशी मूवमेंट। देन 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष वाज देयर, he demanded greater Indian representation in government, so important नहीं है। बॉम्बे में सर हेनरी कॉटन थे, and he highlighted the drain of wealth from India this session, important नहीं है। बनारस में फिर गोपाल कृष्ण गोखले, सो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था किसके अगेंस्ट? यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट हुआ था। 1906 इंपॉर्टेंट था या ये कॉम्प्रोमाइज का सेशन हम जानते हैं इसको एज अ कॉम्प्रोमाइज सेशन। यहाँ पर बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एंड द मॉडरेट एलिमेंट्स जो है हमें देखने को मिला था। दादा भाई वाज अ नारोजी वाज अ कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट बिकॉज ही वाज रिस्पेक्टेड बाय बोथ साइड्स, एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन फॉर स्वराज एज द सेल्फ गोल वाज पास्ड। ओके, सेल्फ रूल एज द गोल वाज पास्ड। फिर 1907 सूरत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ रास बिहारी घोष थे, एंड यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुआ था बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स, गोखले वर्सेस तिलक। एंड सेशन अडजर्न हो गया था, वाई? बिकॉज डायस से भगाने लगे थे, धक्का मुक्की होने लगी थी डायस पे बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, गुंडे बुला लिए थे, मैटर हो गया था। ओके। सो 1901 में, 1907 के बाद एक्सट्रीमिस्ट चले गए थे, और उसके बाद 1908 में मद्रास जो था आपका, रास बिहारी घोष, मॉडरेट्स ही डोमिनेटेड एंड कंडेम द एक्सट्रीमिस्ट मेथड। ऑब्वियसली मॉडरेट्स डोमिनेट करेंगे क्योंकि मॉडरेट्स ही बचे थे। देन फिर 1909 में मदन मोहन मालवीय वाज देयर हु क्रिटिसाइज्ड द मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स अंडर हिज प्रेसिडेंसी। देन 1910 में सर विलियम बेडबर्न थे, एंड इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखना, विलियम बेडबर्न, इसके पहले कौन था? हेनरी कॉटन, जॉर्ज यूल, है ना? ऑल राइट। सो 1911 में विशन नारायण दर का कैलकाटा सेशन था, तो वहां ये इंपॉर्टेंट है टू रिमेम्बर, वहां जन गण मन जो है वो फर्स्ट सॉन्ग था। 1912 में बांकीपुर में हुआ था, यहाँ कम्युनल हार्मनी डिस्कस था, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज 1915, यहाँ एसपी सिन्हा थे बॉम्बे में। और एसपी सिन्हा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसपी सिन्हा? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ही वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर, इंडियन लॉ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किसके बाद हुए थे? 1909 एक्ट के बाद हुए थे। ओके। सो ये अब गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ज्वाइंड द आईएनसी। देन 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार वाज देयर, उसने लखनऊ पैक्ट साइन किया, एंड कांग्रेस लीग के बीच में जो है एक अलायंस बन गया फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। एंड यहाँ कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को अग्री किया था। द आंसर इज यस। उसके बाद कैलकाटा में एनी बेसेंट, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट फीमेल फॉरेन प्रेसिडेंट जो है एक ही साथ हमारे हमको मिली एनी बेसेंट के रूप में। एंड एनी बेसेंट इसी साल जेल से छूटी थी because her All India Home Rule League was more belligerent than compared to the Home Rule League of Tilak. Okay. देन उसके बाद दिल्ली में 1918 में रौलत एक्ट के अगेंस्ट पास ये दे हैड बेसिकली रिबेल्ड, एंड मदन मोहन मालवीय वाज द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। अमृतसर में मोतीलाल नेहरू थे, एंड ही दे कंडेम्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो पहली बार मोतीलाल नेहरू बने। उसके बाद नागपुर, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। सो क्या इसके पहले 1920 सितंबर अक्टूबर में कलकत्ता में भी सेशन किया था, स्पेशल सेशन? एक स्पेशल सेशन जस्ट इसके पहले हुआ था, और उसके बाद नागपुर में नॉर्मल सेशन, जहां पर बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करके और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसमें कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज करके और 4 रुपए से 1 रुपए कर दिया गया था। 4 रुपए से 1 रुपए। यस। ओके। फिर 1921 में अहमदाबाद था, यहाँ पर नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इट स्टार्टेड। गया में 1922 में, तो यहाँ पर क्या स्प्लिट हुआ था? बिकॉज गांधी वॉज नाउ, चौरी चौरा हैड हैपेंड एंड गांधी वॉज इन इन द जेल।
ओके, सो गया में जो है CR दास वो थे प्रेसिडेंट। एंड यहाँ पर जो है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में, प्रो चेंजर्स वेयर द काउंसिल एंट्री पीपल एंड द नो चेंजर्स वेयर हु विश टू बी आउटसाइड। ओके, देन 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। सो महात्मा गांधी इसी साल जेल से छूटे थे, जल्दी छूट गए थे बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज, यस। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू वाज देयर, शी वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट एंड द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट वाज सरोजनी नायडू। ओके, सो दे पुश्ड फॉर सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मद्रास में MA अंसारी दे पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। फिर कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू अगेन ही बिकेम सेकेंड टाइम। यहाँ नेहरू रिपोर्ट था बिरकेनहेड चैलेंज के रिस्पॉन्स में। व्हाट वाज द गोल? कंप्लीट इंडिपेंडेंस? द आंसर इज नो, डोमिनियन स्टेटस। ओके, फिर लाहौर में इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू आए, यहाँ पूर्ण स्वराज मांगा गया, वाज अडॉप्टेड। एंड इंडिपेंडेंस डे जो है ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर वाज डिक्लेयर्ड ऑन January 26, 1930। 1930 में कोई सेशन नहीं था, वाई? बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था। 1931 में कराची में सेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल, ये था इरविन गांधी इरविन पैक्ट के बाद। एंड यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशंस पास हुआ था टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हुआ नहीं। ओके, सो 1932 में दिल्ली में हुआ था अमृत रणछोड़ दास सेठ। सो इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मैकडोनल्ड्स, रैमसे मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड्स। और रैमसे मैकडोनल्ड्स का जो कम्युनल अवार्ड्स था, वाज इट गिवन आफ्टर डिस्कसिंग विद द कांग्रेस? द आंसर इज नो। Both the communal awards and the 1935 act, it was announced without the consultation with Congress. 1933 में नेली सेन गुप्ता ये बनी। एंड इसी साल नेली सेन गुप्ता के हस्बैंड का डेथ हो गया था, हु वाज अ कांग्रेस लीडर। ओके, सो इसीलिए उनको एज अ सॉलिडारिटी में बनाया गया था। फिर बॉम्बे में राजेंद्र प्रसाद फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम द प्रेसिडेंट। और बॉम्बे में जो है 1934 में विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हो गया, और यहाँ सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस बन गया। तो यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी एज एज विद इन द कांग्रेस अम्ब्रेला। CSP आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण। यस, ओके। 1935 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू थे, सो दिस कंडेम्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। 1936 में फैजपुर में हुआ था। सो ये पहला रूरल सेशन था, पहला जो है ऐसे हमेशा अर्बन एरिया में होता था, ये जो है पहला रूरल सेशन था जहां फिर जवाहरलाल नेहरू थे। एंड यहाँ पर जो है सोशलिज्म एंड पीजेंट राइट था। देन 1937 में अगेन लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, तो 3 साल लगातार जवाहरलाल नेहरू जो थे। और 1937 में प्रजामंडल का सपोर्ट स्टार्ट हो गया था, दैट प्रिंसली स्टेट्स में भी जो है दे विल बी सपोर्टिंग, यस। देन 1938 में हरेपुरा में सुभाष चंद्र बोस थे, एंड यहाँ पर अनअपोज्ड जीते थे। और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया नेहरू के अंडर, एंड इट डिमांडेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 39 में त्रिपुरी में, क्या यहाँ भी अनअपोज जीते थे? नहीं, यहाँ पर पताबी सीतारमैया को हरा के जीते थे। ऑलराइट, फैजपुर में नहीं, गांधी एक ही बार थे दोस्त, बेलगांव में थे 1924, दैट्स इट, वन एंड ओनली टाइम। ओके, सो सुभाष चंद्र बोस, बोस री इलेक्टेड बट रिजाइन ड्यू टू गांधीज ऑपोजिशन, एंड राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। बोस जो थे वो बाहर निकल गए, एंड उन्होंने क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया अपने सपोर्टर्स के साथ मिलके, यस। देन रामगढ़ सेशन जो है, अबुल कलाम आजाद जो है उनका था, यहाँ इंडिविजुअल सत्याग्रह बोला गया अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पार्टिसिपेशन। 1947 में किसी भी टाइप का सेशन नहीं था, वाई? बिकॉज कांग्रेस को अरेस्ट कर लिया गया था, कांग्रेस के मेंबर्स को, यस। ओके, 1942 में बॉम्बे और कांग्रेस को बेसिकली बैन कर दिया गया था। बॉम्बे में CWC की स्पेशल मीटिंग हो गई थी, एंड क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया था, द लीडर्स वेर अरेस्टेड इन मास। 1943 में कोई सेशन नहीं, 1944 में भी कोई सेशन नहीं, कांग्रेस जो था वो बैंड था। 1945 में कोई सेशन नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। 1946 में फिर लास्ट सेशन जो था बिफोर इंडिपेंडेंस, वहां JB कृपलानी था, एंड दिस फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंस नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिश और कम्युनल वायलेंस जो है उसको कर्ब करने के लिए। और कब होता था?
कब होता था? दिसंबर में होता था ये, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। डज इट मेक सेंस कि गर्मी में ना कराएं? है ना? यस। सो यहाँ पर जो है यूनिक फैक्ट्स में, पहला प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन त्याबजी, पहले फीमेल प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, पहला प्रेसिडेंट टू रिजाइन वाज सुभाष चंद्र बोस, पहला रूरल सेशन फैजपुर में, एंड यंगेस्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एट 40 years old, ओके, इन लाहौर। ओके, एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं ब्रिटिशर्स का, तो अर्ली एफर्ट्स में अगर हम देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कैलकाटा मदरसा था, और उसके साथ साथ जोनाथन डंकन का संस्कृत कॉलेज वाज देयर 1791 में। जोनाथन डंकन वाज देयर, और वॉरेन हेस्टिंग्स का 1781 में कैलकाटा मदरसा। एंड प्राइमरी एम क्या था कि लोकल लॉस को समझना, बिकॉज ब्रिटिशर्स अभी भी अर्ली स्टेज में थे एडमिनिस्ट्रेशन के, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ द मोहम्मडन एंड हाउ द हिंदू, दे ईच रूल्ड ईच अदर, मतलब ईच दे हैड द रूल्स टू रूल देमसेल्व्स। एंड यहाँ पर जो है मुस्लिम लॉ के लिए किया गया था कैलकाटा मदरसा, और हिंद संस्कृत कॉलेज को किया गया था फॉर व्हाट? फॉर हिंदू लॉ एंड फिलोसफी इंटरप्रिटेशन। और फोर्ट विलियम कॉलेज बना था 1800 में फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। ओके, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसके थ्रू 1 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। यस, इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर मैंडेट किया गया था दैट द कंपनी विल स्पेंड ऑन एजुकेशन। और इंट्रोडक्शन हुआ फॉर द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंसेस, तो क्या इमीडिएटली ये यूटिलाइज हो पाया? नहीं। क्या टोटल 23 years लगे? इट टुक 23 years। यस, ऑल राइट। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के बीच में आया था 1823 में। सो यहाँ पर मकॉले वाज देयर, चार्ल्स ट्रेवलियन वाज देयर हु वेर एंग्लिसिस्ट, एंड एच टी प्रिंसेप एंड एच एच विल्सन वाज देयर हु वेर ओरिएंटलिस्ट। एंड यहाँ पर था ये जो जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, दिस वाज फॉर्म्ड टू सी वेदर हाउ रुपीज 1 लाख कुड बी यूटिलाइज्ड, और इसी से जो है एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी जो है वो निकल गई। एंड यहाँ पर डेडलॉक था अंटिल मकॉलेज इंटरवेंशन इन 1835। तो मकॉले को किसने सपोर्ट किया था? मकॉले को क्या सपोर्ट किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके। और हु वाज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? 1835 में ही हुआ था, 1835 में ही हुआ था, बट इट वाज मेटकैल्फ। बेंटिक जो है उसके बाद 1 साल के लिए क्या, एक एक्टिंग वाइसरॉय, ये गवर्नर जनरल बने थे मेटकैल्फ, और उसी में लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस का नाम दे दिया गया। सो मकॉलेज मिनट रिजॉल्व द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डेडलॉक इन फेवर ऑफ द एंग्लिसिस्ट। एंड उसमें जो है इट रिजेक्टेड इंडियन लर्निंग, एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस, एंड एम टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स which were इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसको पुश करने लगे। और बेंटिक का रेजोल्यूशन जो है इट ऑफिशियली endorsed मकॉलेज व्यू, एंड ही सपोर्टेड हिज लॉ कमीशन मेंबर। फिर वुड्स डिस्पैच आया, सो दिस इज अ पीवाईक्यू। 1854 में वुड्स डिस्पैच जो है वो हमें देखने को मिला था। एंड सर चार्ल्स वुड जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी भी था क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1784 पिट्स एक्ट के अंदर। इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एजुकेशन इन इंडिया, एंड इसमें जो है प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल सबको एड्रेस किया गया था। और इसमें क्या बोला गया था कि प्राइमरी जो है उस पर फोकस करना है, और प्राइमरी में किस किस लैंग्वेज में पढ़ाना है? वर्नाक्युलर में पढ़ाना है। यस। ओके, so vernacular at primary and Anglo vernacular at secondary, and then English at higher and level, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनेगा, फीमेल एजुकेशन पे एम्फेसिस था। ओके, सो फीमेल एजुकेशन इसके पहले क्या बेथुन स्कूल के थ्रू था?
विच वॉज देयर इन 1849। यस, और इसके सेक्रेटरी कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यस। सेक्युलर एजुकेशन होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया इन प्रिंसिपल। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कब सोचा गया था? मकौले के समय 1835 में, कि हम एक इंडियन को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो वो 10 को पढ़ाएगा, वो 10 100 को पढ़ाएंगे। दैट इज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके, यही चीज जो है आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। यूनिवर्सिटीज कहा गया कि लंदन मॉडल पे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में बनाएंगे, एंड विच वाज मेड इन 1857। एंड देन ग्रांट्स इन एड वाज मेड टू इनकरेज प्राइवेट स्कूल्स, ताकि जो है प्राइवेट स्कूल्स बन सके सरकार से पैसा लेके। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वुड बी देयर, लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसको आप कह सकते हो, हर प्रोविंस में जो है वो खोलने के लिए कहा गया था। और फोकस किस पे था? प्राइमरी एजुकेशन पे, ताकि नीचे जो लोअर लेवल पे जो है पढ़ाई जो है वो स्प्रेड की जा सके, वेस्टर्न एजुकेशन को लोअर लेवल पे। उसके बाद रिपन साहब के समय हंटर एजुकेशन कमीशन आया। एंड हंटर इंक्वायरी कमीशन कब आया? जलियांवाला बाग के बाद। सो हंटर एजुकेशन कमीशन, सर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो थे, ही वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिंस द वुड्स डिस्पैच, कि क्या सिचुएशन है। तो इसमें प्राइमरी एजुकेशन में इट्स स्ट्रेस्ड की स्टेट का स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटे बच्चों को पढ़ाना। एंड दे सेड कि ट्रांसफर करो कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। तो क्या इस रिपन को इसीलिए कहा जाता है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस इन वर्नाक्युलर शुड बी देयर, एंड फंड्स शुड बी देयर फॉर सेपरेटेड फॉर रूरल एंड अर्बन स्कूल्स। एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दे इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड सजेस्टेड टू स्ट्रीम्स। एक स्ट्रीम होगा ए, जिसमें लिटरेरी स्ट्रीम होगा फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, और दूसरा स्ट्रीम क्या होगा? वोकेशन होगा। सो क्या वोकेशन इसके पहले ही आ चुका था? अगर आप देखोगे, सो इन अ वे दे हैड सेड कि पहले ही जो है वोकेशन पे फोकस था, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे, फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल वुड्स डिस्पैच में ही था। और यहाँ पर जो था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक कमर्शियल करियर के लिए वोकेशन को सेपरेट कर दिया गया था। ओके, तो इसमें एक होता क्या था कि क्लास 7th या 6th में ही आपको दो, या तो आप ग्रुप ए में जाएंगे जिसमें आप यूनिवर्सिटी अगर आपको पढ़ना है तो आप ग्रीक लिटरेचर और ग्रीक हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़ते थे आगे जाके। और बी में जो है वोकेशनल फॉर कमर्शियल करियर अगर आपको बनाना था तो आप वोकेशनल स्टडीज लेते थे। एंड देयर वाज, इसमें जनरल में क्या कहा हंटर कमीशन ने, दैट देयर वाज नीड फॉर फीमेल एजुकेशन, and it discouraged missionary schools relative to Indian private enterprises, and it recommended literate candidates for lower government job। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इंडियंस को आप भर्ती करा रहे हो लोअर गवर्नमेंट जॉब में, why not have literate people, okay, people who have at least completed matriculation। okay, फिर रैलिक कमीशन आया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में। और रैलिक कमीशन किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था अबाउट द रैलिक कमीशन। एंड दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो क्या कर्जन खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ ऑल द द पीपल कमिंग इनटू द कॉलेजेस एंड पॉलिटिक्स और एक्टिविस्ट जो एक्टिविज्म चल रहा था? सो दिस एक्ट वाज पास्ड बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन। रैलिक कमीशन के बेसिस पे ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को पास किया गया था। और इस एक्ट के प्रोविजन में गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो बढ़ा दी गई थी यूनिवर्सिटीज में, और स्ट्रिक्टर अफिलिएशन जो है वो अब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए था। अब आप ऐसे ही खोल के डिग्री डिस्पेंस नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाट कर्जन फेल्ट। एंड स्मॉलर सीनेट्स विथ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेजोरिटी होगी आपकी। एंड गवर्नर जनरल जो था उसके पास पावर था वीटो करने के लिए रिगार्डिंग एजुकेशनल डिसीजंस। और यूनिवर्सिटी was encouraged to undertake teaching and research and not just taking exams। और 5 लाख पर एनम जो है हर साल हायर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो खर्चा करेगी। उसके बाद 1913 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया ऑन एजुकेशन पॉलिसी। सो दिस वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिट। तो इसमें जो ये दिल्ली दरबार था एंड द ट्रांसफर ऑफ yes,
क्वीन विक्टोरिया के मरने के बाद जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, ही केम टू हिज डोमिनियन, सॉरी हिज ही केम टू हिज कॉलोनी, and they expressed their desire to expand education but rejected compulsory primary education. Why? Because of the cost factor. Compulsory अगर हम कर देंगे तो they will not be able to cope with the cost, and it aimed to expand lower and upper primary schools and urged the provincial government to provide free elementary education to the poorer section, और टीचर ट्रेनिंग को बेटर करना, दैट वाज देयर इन द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन। तो टीचर ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? क्या टीचर ट्रेनिंग इसके पहले ही अगर आप देखेंगे, वुड्स डिस्पैच में ही बोल दिया गया था दैट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर। यस, वुड्स डिस्पैच एक तरीके से अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था फॉर एजुकेशन। यस, ओके, ऑल राइट। सो इट एस्टैब्लिश टीचिंग यूनिवर्सिटीज, वन इन ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस में जो है एक टीचिंग यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, एंड प्रैक्टिकल वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स है उसको सेकेंडरी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन और द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन वाज देयर। ये माइकल सैडलर थे, एंड उसमें इंडियन मेंबर्स जो थे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दिस वाज टू स्टडी एंड रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्पेशली। ऑल राइट, और दिस वाज लिंक टू ओवरऑल यूनिवर्सिटी इंप्रूवमेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि स्कूल कोर्स को 12 साल का बनाइए, जैसे है ना 1 to 12th आज है, जैसे हमारा 12 साल का स्कूल है, तो किंडर गार्डन इज समथिंग दैट वी डू इट, बट वॉलेंट्री होता है, 1 से 12 आपको पढ़ना पड़ता है, 12 साल का स्कूल। एंड इंटरमीडिएट कॉलेज जो है उसको डिस्टिंक्शन कीजिए, आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ऐसे, एंड दे विल एक्ट एज फीडर फॉर यूनिवर्सिटी। तो ये 11th 12th था, ये चीज 11th 12th। तो इंटर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज मतलब क्या होता है? मेट्रिकुलेशन दैट इज 10th और कॉलेज के बीच में 11th और 12th जो है आप देखेंगे, ठीक है। सो द इंटरमीडिएट कॉलेजेस बोला गया कि इंटर कॉलेज बनाइए, ताकि फीडर जो है यूनिवर्सिटी में एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल, people are ready for the rigors of the university, and university to function as centralized and unitary residential teaching autonomous body जो है उसके तरफ यूनिवर्सिटी करेगा। तो क्या ये रिवर्सल था कर्जन के समय से? बिकॉज कर्जन वांटेड मोर पावर ओवर द यूनिवर्सिटी, वेयर एज दिस सैडलर कमीशन जो है वो बेसिकली कह रहा था कि ऑटोनॉमस बॉडी की तरह जो है यूनिवर्सिटी को फंक्शन कराने दीजिए। ऑलराइट, an emphasis again on female education and board of secondary and intermediate education to be set up in provinces, जो आपका सीबीएसई वगैरह है उस टाइप से जो है एक बोर्ड आपका बनेगा हर प्रोविंसेस में। देन हार्टॉग कमिटी 1929 में आया। सो दिस एक एक तरीके से ये साइमन कमीशन का सपोर्टिंग कमीशन था, ये साइमन कमीशन के साथ आया था, और ये सर फिलिप हार्टॉग के अंदर था, और इसको सर्वे करना था ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। और प्राइमरी एजुकेशन पे इसने कहा कि कंसोलिडेशन की जरूरत है, क्वालिटी ओवर एक्सपेंशन, रादर देन गोइंग फॉर मोर एंड मोर स्कूल्स एट द प्राइमरी लेवल, वी शुड कंसोलिडेट, वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दे सजेस्टेड कि आप जो है लोकल नीड्स उसके हिसाब से जो है अपने करिकुलम को सेट कीजिए। और सेकेंडरी एजुकेशन में it recommended diversified curriculum for students who were not proceeding to university. So देखिए होता क्या था ना, how many people, if 100 people used to join the primary school ना, so only 2 3 people used to go to go up to the graduation level. Majority of them they used to go up to 8th 5th, and अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा है तो matriculation. Okay, matriculation was something that made you eligible for a lot of jobs. Okay, metric pass. All right. And higher education में this advised restricting admissions to improve the standards. और यही चीज क्या कर्जन कह रहा था कि बहुत ज्यादा जो है हमने स्लैक दे दिया है, इसको थोड़ा कम करना है। ऑल राइट, इसके बाद वर्धा स्कीम आया था। तो वर्धा स्कीम वाज एन इंडियन एफर्ट, इट वाज नॉट अ ब्रिटिश एफर्ट, और ये जाकिर हुसैन जो है उनके अंडर बनाया था महात्मा गांधी ने। और यहाँ लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, क्राफ्ट सेंटर्ड एक्टिविटी था, और उसके साथ साथ मदर टंग को मीडियम रखना था एजुकेशन के लिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कहा गया एज 7 to 14 के बीच में,
we will be giving free and compulsory, everybody will be educated regardless of their background. And then इसमें क्या वोकेशन पे फोकस था, बच्चों को वोकेशन सिखाना. यस. एंड फाइनली जो है बिफोर इंडिपेंडेंस द फाइनल ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड एजुकेशन कमीशन दैट केम वाज, इट वाज द सार्जेंट प्लान. और ये जो है पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट पे रिपोर्ट करने के लिए आया था. तो इसने क्या कहा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए रहना चाहिए, और नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए जो है ये स्टैंडर्ड सेट करने आया था. तो अब लग रहा है 1944 में 40 साल, इट मींस दैट द ब्रिटिशर्स दे वर प्लानिंग कि हम नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो फ्री और यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज इट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश. फ्री, बिकॉज इसके पहले तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था. 1913 वाला याद है, जो रिव्यू कमेटी थी उसने मना कर दिया था बिकॉज कॉस्टली होगा. ओके, सो हाई स्कूल एजुकेशन फॉर सेलेक्टेड चिल्ड्रन हु वेर एबल टू हैंडल द रिगर. सभी बच्चों को 6 से 11 साल के बीच में पढ़ाया जाएगा, और 11 से 17 साल में सेलेक्टेड बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो रिगर हैंडल कर सकते हैं. और अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, और उसको मर्ज कर दिया जाएगा विथ आइदर द हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी. ओके, आज के डेट में हाई स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया है. आप 11th 12th एज पार्ट ऑफ स्कूल ही करते हैं, नॉट एज पार्ट ऑफ सम कॉलेज. क्योंकि कॉलेज भी होते हैं साउथ में जनरली, आंध्र प्रदेश वगैरह में जो है इंटर कॉलेज का, जूनियर कॉलेज का, महाराष्ट्र वगैरह में जो है, यस, सीन है. उसके बाद डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल की होगी. अब तो 4 साल हो गया ना एनईपी के बाद, एनईपी 2020 के बाद 4 इयर्स का हो गया, लेकिन सार्जेंट जो प्लान था उसमें 3 साल के लिए कहा था इन्होंने. एन एम्फेसिस ऑन टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड ऑल्सो. adult education those who had missed all right was also there, and physical education जो है उसको भी बढ़ावा देंगे. So ये जो है आपका एजुकेशन पॉलिसी, इट्स ओवर. ऑल राइट. सो हमारा क्या बचा है, थोड़ा बहुत 2-3 टेबल बचा है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं है. सो कल हम एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, दैट फिर 9:30 बजे जो है हम लोग मिल सकते हैं, एंड एंशियंट मेडिवल कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. इकोनॉमी करना है, सो आर यू गाइज ऑन बोर्ड?